गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है चंद्रयान 3। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने बोला है कि जो चंद्रयान 3 है वो नेक्स्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में जो है वो लॉन्च किया जा सकता है, अगर कोरोना द्वारा कोई और अड़चन ना आई तो चंद्रयान 3 है क्या, एक रोवर वहाँ पर लैंड करवाएंगे उसके मून के जो साउथ पोल वाले रीजन में, जो कि डार्क साइड है मून की। बहुत ही अनचार्टेड रीजन है, वहाँ पर कोई गया नहीं है, वहाँ पर रिसर्च ज़्यादा हुई नहीं है। इसलिए चंद्रयान 3 जो है वो एक रोवर ही, सिर्फ एक रोवर जो है वो मिशन है। ये लैंडर रोवर वहाँ पर लैंड होगा और सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और ये चंद्रयान 2 द्वारा जो ऑर्बिटर वहाँ पर भेजा गया है उसी का यूज़ करते हुए जो है हमारे साथ कम्युनिकेट करेगा। तो इसरो इस मिशन के थ्रू जो है वो डार्क साइड ऑफ द मून देखना चाहता है, जहाँ पर सनलाइट बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स से नहीं पड़ी है और हमें लगता है कि वहाँ पर आइस और मिनरल रिजर्व्स बहुत सारे हैं, इसीलिए इसरो उसको एक्सप्लोर करना चाहता है। अब चंद्रयान 2 भी देखते हैं। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, आपको पता ही है, साउथ पोलर रीजन ऑफ द मून पर के लिए ही मिशन लॉन्च किया गया था। फिर किसी कारणवश इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आई थी, बाद में दोबारा से ये ठीक भी हो गया था। ठीक है, बाद में इसके साथ कॉन्टैक्ट बन गया था। तो चंद्रयान 2 जो है उसके अंदर जो है लूनर ऑर्बिटर इसी का यूज़ करते हुए हमारा चंद्रयान 3 हमारे साथ कॉन्टैक्ट करेगा, जो रोवर होगा। फिर विक्रम लैंडर और जो लूनर रोवर जो प्रज्ञान था वो वहाँ पर गए हैं। ठीक है, 3 मॉड्यूल्स, ऑफ कोर्स इसमें विक्रम लैंडर जो थे वही, उनके साथ ही हमारा कॉन्टैक्ट चला गया था। और ये तीनों पार्ट जो है वो इंडिया में ही डेवलप किए गए थे। ऐसे ही चंद्रयान 1 जो है वो 2008 में लॉन्च किया गया था, उसके साथ इसरो का कम्युनिकेशन जो है वो 2009 में जो है वो टूट गया था। लेकिन चंद्रयान 1 जो है उसने एविडेंस दिया था कि वहाँ पर लूनर केव्स हैं, मून में केव्स हैं जो कि लावा फ्लो से बनी है। ठीक है, और उसी चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ की सॉइल में देखने को इसी चंद्रयान 1 से ही मिले थे। तो ये प्रूव हो चुका था कि यस, जो है मून पर वाटर है। तो ये इसी चंद्रयान 1 ने ही हमारे को जो है ये देखकर बताया है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। चंद्रयान 3, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज confirmed that Chandrayaan 3 is on the table and it will be launched during the next year, in the third quarter of the next year, if the normal flow of work continues henceforth. So Chandrayaan 3 is basically a rover mission which will be sent to lunar south pole to study the dark side of the moon, which has not seen sunlight in billions of years. So we are assuming that there are um, huge ice and mineral reserves at that region. That's why Chandrayaan 3 is being sent, and it will only be a land rover mission. And the existing orbiter from Chandrayaan 2 will be used by this Chandrayaan 3 mission to communicate with the Earth. Okay, so this Chandrayaan 2 was launched in 2019. We know that July 2019 this mission was launched, and in September, around September 2019, when this mission was destined to make a soft landing on the lunar side of the moon, the Vikram lander lost connection with our Earth, and later on it was said that the connection was re-established. But these 3 modules were sent, and this lunar orbiter will be used now by the Chandrayaan 3 mission to contact the Earth when this Chandrayaan 3 will be landing on the lunar side, will be landing on the lunar south pole. Okay, so this Chandrayaan 1 was the first lunar probe which was sent in 2008 October. It also lost communication with Chandrayaan with the Earth in 2009. And but there are huge achievements of Chandrayaan 1 because it provided us evidence of lunar caves which were formed by the lunar lava flow. So, and we also observed water molecules in lunar soil. So it was established that there is a possibility of water in the on the lunar surface. That's why we are expecting this Chandrayaan 3 to
explore the ice and mineral reserves from the dark side of the moon. Okay, so now let us see the next topic, which is United Nations Food System Summit 2021. तो यूनाइटेड यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है उन्होंने प्री समिट जो है यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट की उसको एड्रेस किया है, ठीक है। तो फूड सिस्टम्स पहले तो देखते हैं क्या होते हैं। फूड सिस्टम्स मतलब कि आप पूरी सारी एक्टिविटीज़ फूड को प्रोड्यूस करने से लेके प्रोसेस करने तक, ट्रांसपोर्ट करने से लेके कंज्यूम करने तक, ये पूरी की पूरी जो चेन है इसको हम फूड सिस्टम कहते हैं। तो इसको ही सुधारने के लिए जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल जो है उन्होंने खुद एक मीट बुलाई है, एक समिट बुलाई है सितंबर 2021 में। उसी की ये प्री समिट है, ठीक है। जो प्री समिट, जो समिट से पहले एक मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट ली जा रही है, तो उसको डिलीवर किया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। और ये समिट क्यों की जा रही है? ताकि जो 2030 का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको रियलाइज किया जा सके और जो है फूड सिस्टम्स को हम नेशनली और ग्लोबली जो है वो हम रिपेयर कर सकें, शेप कर सकें और उसकी प्रोग्रेस जो है वो हम इंश्योर कर सकें, ठीक है। अब जो है नेशनल, सब नेशनल लेवल पर और जो है इंडिपेंडेंट कंसल्टेशन जो NGOs के माध्यम से जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है पूरे वर्ल्ड ने, वो सारे शेयर किए जाएंगे आपस में, जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। और सारे 5 एक्शन टास्क ट्रैक्स जो हैं उनके ऊपर फोकस है इसका, जैसे सेफ और न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कराना, सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न्स रखना, नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन रखना, एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड्स इंश्योर करना और रेजिलियंस टू वल्नरेबिलिटीज, शॉक्स एंड स्ट्रेस। जैसे अभी कोविड का शॉक हुआ है तो हमारे फूड सिस्टम्स को ऐसा कोई शॉक ना लगे, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन की जाएगी। तो नीड क्या है इसकी, क्यों करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमने देखा कोविड के टाइम पर जो है फूड का जो है सिस्टम्स जो है हमारे बहुत ज़्यादा उसको सफ़र हुआ है। कुछ रीजन्स में तो फूड स्कार्सिटी की सिचुएशन आ चुकी है, तो उसको हैंडल करने के लिए समिट बुलाई जा रही है कि आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो। ओके, सो यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट 2021. So Union Agriculture Minister has delivered the ministerial statement in the pre-summit of United Nations Food System Summit 2021. So a food system is basically an entire set of activities ranging from producing, processing, transporting and consuming food. So this entire chain of events, it is called food systems. So since we have seen the onslaught of COVID-19, we are facing situations of food insecurity in several parts of the world. That's why for the first time in history, United Nations Secretary General, he has called for the first ever United Nations Food System Summit, which will be held in September 2021 this year, that is this year. And it aims to realize the 2030 Sustainable Development Agenda, and it will be a participatory and consultative process in which experiences gained by the national governments, sub-national governments, as well as independent forces such as NGOs and intergovernmental organizations, all these will be participating in a consultative manner, and they will focus on 5 action tracks such as safe and nutritious food, sustainable consumption patterns, nature positive production, etc. So these 5 action tracks will be focused. And why this summit is being conducted, like I've told you, that COVID has given us a shock that food systems which are prevalent in the world, they can be hampered by these unforeseen emergencies, and that's why the UNSG wants to ensure that our food supplies or our food systems should remain resilient so that we can absorb such future unforeseen events and without getting ourselves into a trap of food insecurity. Okay, so now let us see the next topic, which is तेलंगाना's दलित बंधु स्कीम। तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि वो ये तेलंगाना की जो है दलित बंधु स्कीम को जो लॉन्च करने वाले हैं, ये कंट्री की आज तक की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम होगी। इसके अंदर जो है 10 लाख रुपए पर दलित फैमिली को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, और इसके अंदर 11,900 दलित फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। 100 जो है वो ईच फ्रॉम 119 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, जो 119 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं तेलंगाना स्टेट में, उसमें से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से 100 फैमिलीज़ जो है वो दलित फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको
10 लाख रुपीज़ जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किए जाएंगे उनके अकाउंट में, ताकि वो अपना कोई बिजनेस या फिर वो अपना कुछ भी एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कर सकें। ठीक है, तो अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है? सबसे पहले तो है जो है रिजर्वेशन उनके लिए स्पेशल बनाई जा रही है दलित्स के लिए, कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें जो है गवर्नमेंट जैसे लाइसेंस इशू करती है, जैसे कि वाइन शॉप्स, मेडिकल शॉप्स, फर्टिलाइज़र शॉप्स, राइस मिल्स एट्सेट्रा। तो इनके जो लाइसेंस दिए जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा, उसमें प्रेफरेंस जो है वो या फिर रिजर्वेशन जो है वो दलित्स को मिलेगी, ताकि वो अपना इसी को एक तरह से बिजनेस या फिर एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप इसमें ही ढूंढ सके। ठीक है, फिर जो लोग जो हैं कोई पावर टिलर खरीदना चाहता है, कोई हार्वेस्टर खरीदना चाहता है, कुछ ऑटो ट्रॉली या मतलब कोई भी एसेट ऐसा खरीदना चाहता है और अपना पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म ऐसा कोई बिजनेस करना चाहता है, तो उसको जो है उसके लिए 10 लाख रुपए वो यूज़ कर सकता है। फिर एक कॉर्पस भी बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी फंड बनाया जा रहा है, दलित सिक्योरिटी फंड, जिसमें क्या होगा कि अगर कोई एडवर्सिटी आती है, मतलब कि कोई अजीब सी इवेंट, अनफोर्सीन इवेंट, जैसे कोरोना जैसी कोई इवेंट आती है, उसके अंदर जो पैसा है वो उस इवेंट से डील करने के लिए वो डाला जाएगा, और ये जो फंड है उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो मैनेज करेंगे। एक आइडेंटिटी कार्ड भी दिया जाएगा बेनिफिशरीज को, जिसके माध्यम से सरकार जो है वो मॉनिटर करेगी कि स्कीम कैसे प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। तेलंगाना दलित बंधु स्कीम। सो तेलंगाना चीफ मिनिस्टर हैज कंफर्म्ड दैट ही विल बी launching this Dalit Bandhu scheme soon, which aims to provide almost 10 lakh rupees per family, per Dalit family in the state of Telangana. So total number of families which are identified for this scheme are 11,900. And how this number has been obtained: 100 families from each assembly constituency in the state, because there are 119 assembly constituencies, so the number is 11,900. So every constituency will have 100 such families, which will be given a cash assistance of 10 lakh rupees without any bank guarantee, and they can start their business with this money. Okay, so these funds will be over and above the funds which are earmarked for SC sub plan. And how this scheme will be implemented: this scheme will provide reservation to Dalits in certain sectors in which the government issues licenses, such as wine shops, medical shops, fertilizer shops, etc. And they will be given preference to open their business or to explore entrepreneurship in such areas. And for those who want to explore other business opportunities, such as they want to set up a poultry farm, dairy farm, oil mill, etc., they can utilize that sum of money for their business purposes. Okay, a corpus is also being planned. A Dalit security fund is also being planned, so that in case of any adversity such as corona or any unforeseen event, the funds under this security fund can be utilized to support the beneficiaries. And this fund will be managed by the district collector in every constituency, and an identity card will also be provided to the beneficiaries, so that the government can keep a track on the progress of this scheme. Okay, so now let us see the next topic, which is James Webb Space Telescope. तो चाइना जो है नासा जो है वो सबसे बड़ा जो एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप जो है वो लॉन्च करने लगा है, जिसका नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। और इसको जो है नासा जो है वो हबल स्पेस टेलीस्कोप को इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से रिप्लेस करना चाहता है। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, कैसे हमारा सोलर सिस्टम बना है और सोलर सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है, ठीक है, ये सब स्टडी करेगा। लेकिन इस पर कंट्रोवर्सी हो गया है। जिसके नाम पर ये रखा गया है जेम्स वेब, वो नासा के एक पुराने एडमिनिस्ट्रेटर थे 1960s में, और उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने जो LGBT कम्युनिटी थी उनको बहुत परसिक्यूट किया था, उनको अपनी जो है नासा में काम करने नहीं दिया था, उनको निकाल दिया था नासा से, बिकॉज उस टाइम पर एक गवर्नमेंट की पॉलिसी होती थी कि जो LGBT कम्युनिटीज़ हैं वो काम नहीं कर सकती, और उनको जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड एक तरह से निकाला जाता था, उनको पर्ज किया जाता था। ठीक है, तो अब पहली बार ऐसा हो रहा है, बहुत ही रेयर होता है ऐसा कि नासा में ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, क्योंकि कुछ 4 जो है वो साइंटिस्ट जो है उन्होंने ऐसा बोला है कि वो नहीं चाहते कि जो ये स्पेस टेलीस्कोप है वो जेम्स वेब के नाम पर रखा जाए, क्योंकि उनका जो है वो रिकॉर्ड LGBT कम्युनिटी के साथ अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा पहले नहीं होता है, जनरली पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं साइंटिस्ट जनरली, लेकिन इस केस में ऐसा दिया गया है। तो ये एक डिबेट ओपन हुई है कि क्या जो
हम जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनको ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में एंगेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लिए एथिक्स का भी एक क्वेश्चन है कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और आप इसके बारे में ज़रूर सोचना, ठीक है। सो now let us see this topic in English. James Webb Space Telescope. So NASA is planning to launch the largest infrared space telescope, that is the James Webb Space Telescope, and it will be succeeding the Hubble Space Telescope. And this telescope will study the various phases in the history of the universe, from the formation of solar systems to the evolution of our own solar system. Okay, so but of course, as they have planned to launch it, there is a problem. That's some of the scientists, actually 4 scientists, they have launched a petition that this space telescope must be renamed, because they don't want this telescope to be associated with James Webb, who was the former administrator of NASA, and he is accused of persecuting homosexuals or LGBT community when he was working for the government. Okay, so he also purged the LGBT individuals from the workforce when he arrived at NASA in 1961, because at that moment, if you look at it in hindsight, the persecution of LGBT community was normalized by the states and the church. Okay, so they were not considered as at par with other communities, and that's why the state sponsored persecution of these communities were enforced. Okay, so now this is a political statement. It's an exception. It is a rare instance when these scientists from NASA are making a political statement. So it has opened up a box of ethical conduct or moral conduct, or basically scientific ethics, if which are raising questions if these scientists should question the or if these scientists should question some issues on ethical grounds, or if they should be indulging in political statements or not. So for you also, your GS4 ethics paper, you have to consider that this may be an instance where you can be asked a question, that if you could be asked that do you think that scientific community should indulge in such political statements, or if they should be making such statements, of course, and they would it be a breach of their conduct, and something like that. So you must prepare yourself for to encounter such a question, because this has been a rare event till now, but it will become, of course, a normalized stance where people from different sections of our society will start questioning each other based upon the discriminations which are prevalent in our society. Okay, so the next topic is राज मिर्चा. तो राज मिर्च जो है वो कि हमारी जिसको हम किंग चिली भी कहते हैं, नागालैंड से उसको जो है वो एक्सपोर्ट किया गया है लंदन में, ठीक है। तो इसको जो है जीआई टैग मिला हुआ है 2008 से नागालैंड में। ये सबसे हॉटेस्ट, वर्ल्ड की हॉटेस्ट जो है किंग चिली कहा जाता है, इसको चिली कहा जाता है। इसको लोकली जो है वो भूत जोलोकिया और घोस्ट पेपर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी कैप्सिकम है उसी का ही एक जेनस होता है ये किंग चिली। और एक स्कॉविल हीट यूनिट, मतलब एक यूनिट होता है कि कैसे मेजर किया जाता है कि कोई भी जो चिली है वो कितनी ज़्यादा तीखी है। तो उस यूनिट के हिसाब से इसको वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिली कहा गया है। ओके, सो मैंने इसमें आपको इस बार जानबूझकर इंक्लूड नहीं किया जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है, उसको कौन सा एक्ट जो है वो हमारा प्रोविजन कौन डील करता है, बिकॉज पिछले 1-2 महीने में बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख चुके हैं, इसलिए मैंने आपको इस बार सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताया। हमने जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स के बारे में बहुत कुछ देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। राज मिर्चा. सो द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड in partnership with APEDA. APEDA is an organization in the Ministry of Trade and Commerce, Commerce and Industry, basically. So this APEDA has helped the Nagaland State Agricultural Marketing Board to export this Raj Mircha. So it is also known as the King Chili from Nagaland, and it is considered as the world's hottest chili, and
it locally it is known as Bhoot Jolokia or the ghost pepper. It got the GI tag in 2008, and it belongs to the genus of capsicum. And like I've told you, it has been considered as the world's hottest chili, and it has been recently exported to London via Guwahati. Okay, so I have not discussed, of course, the GI tags because we have discussed it ample times in the last 3-4 weeks. What is GI tag? How it is dealt? How TRIPS agreements deal with it? Okay, how these GI tags are dealt with, the TRIPS agreement in the World Trade Organization and all that. We have already discussed it ample times. That's why I have not covered it this time in this Raj Mircha case. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.